जय हिंद। स्वागत है आप सभी का जीडीएन क्लासेस प्लस में। पिछले वीडियो में हमने देखा था बिहार मद्य निषेध के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी डिस्कशन के साथ आज भी वैसे ही हम वीडियो देखेंगे जो बिहार मद्य निषेध बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और आने वाले दरोगा, बिहार पुलिस, मतलब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अग्निवीर, ठीक है, सभी में ये काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून और 22 दिसंबर। दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें 22 मार्च। ठीक है दोस्तों, इस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। अब दोस्तों 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए जॉर्ज पंचम 1911 में आया था। जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार में इसने 3 घोषणाएं किया। बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द और बंगाल से बिहार अलग और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो देखिए 12 दिसंबर 1911 को यह घोषणा किया गया कि बंगाल से बिहार अलग होगा और ये को घोषणा किया गया किसके दरबार में? जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को घोषणा किया गया बिहार, बंगाल से बिहार अलग, और ये पूरी तरह से प्रस्तावित हुआ कब? 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग कर दिया गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 22 अप्रैल। चलिए दोस्तों इसके साथ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 1912 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा अलग हुआ दोस्तों, तो ये होगा 1936 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो नवंबर 2000 को। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस। 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है। विश्व ऊंट दिवस। विश्व या इसी दिन को विश्व वन वर्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व वन वर्षा दिवस, वर्षा वन दिवस। ठीक है दोस्तों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, जीडीपी, पूंजी निर्माण। दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। अब बात आता है प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों इसके लिए हमें राष्ट्रीय आय समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए प्रति व्यक्ति आय, इसको शॉर्टकट में पीसीआई लिखते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा देश की जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल आता है वही होता है प्रति व्यक्ति आय। देखिए राष्ट्रीय आय बोलिए या देश की कुल आय बोलिए बटा देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वही होता है प्रति व्यक्ति आय। और इसी से हम तुलना कर सकते हैं कि कोई मतलब देश की विकास को हम इसी वजह से देख सकते हैं। अब बात आता है देखिए प्रति व्यक्ति आय किस देश का मतलब सबसे ज़्यादा है और भारत में किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कतर देश का सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। और अपने भारत की बात करें तो भारत में गोवा स्टेट है जिसकी पीसीआई सबसे ज़्यादा है। अब देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आय क्या है, इसमें राष्ट्रीय आय आया हुआ है। राष्ट्रीय आय थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय क्या है, हमारे किसी भी देश में देश के सरकारी या निजी क्षेत्र से आने वाले कुल जो रुपया होता है, कुल आय होती है, उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। पूछ सकते हैं देखिए क्या है राष्ट्रीय आय किसी देश का,
किसी देश का सरकारी या निजी क्षेत्र से, सरकारी या निजी क्षेत्र से होने वाले टोटल आय को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संगठन करती है, या राष्ट्रीय किसने किया, या निकालने का प्रयास किसने किया, तो होगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए, इसकी पहली बार राष्ट्रीय आय की संकल्पना किसने की, या राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, इससे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसने किया? स्वतंत्रता तो पीसी महालनोबिस होगा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय व्यक्ति आय आधिकारिक तौर पे किसने निकाला? तो पीसी महालनोबिस। स्वतंत्रता के पश्चात किसने निकाला? तो पीसी महालनोबिस। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की संकल्पना इसकी गणना कौन करती है? कौन सा संगठन? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसका होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए दोस्तों, इसका नाम चेंज करके केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। इसका नया नाम क्या कर दिया गया दोस्तों? होगा तो यही, लेकिन इसका हिंदी में नया नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है GDP। देखिए दोस्तों, GDP क्या होता है? किसी भी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही GDP होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी भी देश के अंदर जितना उत्पाद होता है उसका अंतिम मूल्य, एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य ही GDP कहलाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों, ये उत्पादित सिर्फ प्रोडक्ट से ही संबंधित है, न कि सेलिंग से, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है दोस्तों। कभी कभार आपसे ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। किसी भी देश के अंदर उत्पादित जितनी वस्तुएं होती है उसका अंतिम मूल्य होता है GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी आती है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र। दोस्तों, हमारा इसमें आंसर होगा कृषि। देखिए दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी क्या है? मतलब सिर्फ मौसम में मिलने वाले रोजगार हैं, उसी को मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। इसी को छेपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। यह केवल किस में देखने को मिलता है दोस्तों? ये केवल कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है मौसमी बेरोजगारी, या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। छिपी बेरोजगारी दोस्तों कई टाइप के होते हैं। छिपी बेरोजगारी या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी। कृषि भी इसी के अंतर्गत आता है, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी में। जैसे मान के चलिए कि अगर 1 कट्ठे का खेत है, उसमें अगर एक आदमी का काम है उसमें बोने का, और घर के सभी सदस्य उसमें जुट जाते हैं। एक आदमी का काम है और बिना मतलब कर लग गए 10 आदमी उसी में, तो काम तो एक खेत तो बोया 1 ही कट्ठा ना, बाकी 9 तो अलग एक्स्ट्रा जुट गए ना, जबकि वो काम कर सकता था एक ही आदमी। तो वो भी एक बेरोजगारी ही है। वो कौन सी है दोस्तों? तो छिपी बेरोजगारी है और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। और मौसमी बेरोजगारी आप समझ ही रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में जूस वगैरह चलता है आजकल, ठंडी के दिन में तो चलता नहीं है। तो जूस बेचने वाला ठंडी के दिन में बेरोजगार हो जाता है, जब भी गर्मी आती है तो अपना जूस बेचने लगता है। यानी मौसम के हिसाब से उसमें काम किए जाते हैं। देखिए, और बेरोजगारी आती है शिक्षित बेरोजगारी।
तो देखिए दोस्तों, शिक्षित बेरोजगारी में वे लोग आते हैं जिनको उनके एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति कर लिया MBA कर लिया, ठीक है, और वो रोड पे रोज़गार न मिलने की वजह से साइकिल का पंचर साट रहा है, देखिए वो भी एक बेरोजगार है, ठीक है। चाय बेचना भी बेरोजगार है, आजकल तो देख ही रहे हैं कितना चाय वाले चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए MBA किस लिए किया है? MBA चाय बेचने के लिए नहीं किया, मान के चलिए को मैकेनिकल से किया, इलेक्ट्रिकल से या सिविल से किया, ठीक है, और उसको लास्ट में अगर रोज़गार नहीं मिला तो दूसरा कुछ रोज़गार कर लिया जो एक 10th क्लास का लड़का करता है या 8वीं क्लास का लड़का करता है, तो वो भी एक बेरोजगारी है। काम भले ही कर रहा है, बेरोजगार है, लेकिन वो बेरोजगार आएगा, वो किस में आएगा दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारी में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें और भी बेरोजगारी आता है, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, देखिए दोस्तों, इसमें तब आता है जब कोई मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए। मांग समझ, जैसे मान के चलिए देखिए नोकिया मोबाइल अब तो फिलहाल पहले बहुत चल रहा था, अब तो बंद ही हो गए लगभग, ठीक है। अगर नोकिया कंपनी अगर जब भी बंद हुई होगी, अचानक से बंद हुई होगी, तो देखिए इसके अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं ना, सभी बेरोजगार हो गए होंगे। जैसे मान के चलिए कि नोकिया कंपनी अपना माल बनाना बंद कर दी, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला वो अपना उसका काम छूट गया, इसको सेलिंग करने वाला उसका जॉब छूट गया, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखिए एक रोजगार मतलब एक मांग के बंद होने से उससे सभी सिक्कड़ की तरह पिरोए हुए हैं, सभी का जॉब समाप्त हो गया, ठीक है। तो वो भी बेरोजगार हो गए, तो उसमें आता है, तो उसको हम बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी कि अगर एक मांग समाप्त हो जाए तो उसमें कई लोग बेरोजगार हो जाएं। इसमें क्या आएगा? जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए, मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए। अब दोस्तों देखते हैं और भी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, इसमें तब बेरोजगारी आती है जब टेक्निकल में कोई चेंजिंग किया जाए, मतलब कोई टेक्निकल चेंज किया जाता है। जैसे मान के चलिए देखिए हम 2 पहिया वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है। अब हमको ज़रूरत पड़ गया, देखिए मान के चलिए हमको ज़रूरत पड़ गया 4 पहिया वाहन का, तो अचानक से हम चला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सीखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि हम 2 पहिया वाहन का हम कोई डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा डिलीवरी का काम छूट गया, हम चाहते हैं जी कि कोई उससे भी बढ़िया काम करे या उससे भी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, और हमको 4 चक्का चलाने का मतलब ऑफर आए कि 4 चक्के चलाना है, ठीक है। तो बताइए जब 2 चक्का हम चला रहे हैं तब तक और छोड़ेंगे तब तक ले तो हम बेरोजगार हो जाएंगे ना, जब तक हम 4 चक्का सीख ना लें, ठीक है। तो वैसे ही ये घर्षणात्मक बेरोजगारी कि इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के चेंज के हिसाब से जब तक आप नई टेक्नोलॉजी काम सीख नहीं लेते हैं तब तक आप बेरोजगार रहेंगे, वही होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम जितना भी हम लोग वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसमें यदि आपको कोई डाउट लगता है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम लोग प्रयास करेंगे उसको समझाने का, ठीक है दोस्तों। और शेयर भी उतना ही करिए, ठीक है, ताकि देखिए एक से अगर अच्छा क्या जाता है, सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपका जाता क्या है, तो सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी उसको भी ये सब वीडियो मिल सके, ठीक है। और वो भी अगर तैयारी करना चाह रहा है तो अभी एकदम फ्री में तैयारी अपना जोरदार कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।